नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 19/9/2018 के जो ग्रुप डी के पेपर हुए थे उनके न्यूमेरिकल्स का उत्तर। ठीक है, पिछले 2 दिनों में हमने 17 और 18 तारीख के ऑल शिफ्ट के न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट किया है। वैसे आज हम लोग जो 19 तारीख में तीनों शिफ्ट में पेपर हुए हैं उनके न्यूमेरिकल्स को जो है कवर करेंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं। पहले न्यूमेरिकल्स दे रखा है, कह रहा है एक 10 किलोग्राम की वस्तु। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है? द्रव्यमान दे रखा है। द्रव्यमान का मतलब है m दे रखा है। कितना दे रखा है? 10 केजी। ठीक है, जैसे केजी देखेंगे किलोग्राम, किलोग्राम को किस में नापा जाता है? द्रव्यमान में। इंग्लिश में मास कहा जाता है और m से लिखा जाता है। ठीक है, कि वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से, यानी कि जो वेग दे रखा है, वेग का मतलब v जो दे रखा 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड यानी कि गति या वेग दे रखा है। तो कह रहा है गतिज ऊर्जा बताइए। गतिज ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा पे क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर यानी कि 1/2, और m जो दे रखा है वो दे रखा 10, और v स्क्वायर का मतलब हो गया 5 गुणे 5। v स्क्वायर का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर का मतलब हो गया 2 बारी 5, 2 से कटेगा 5 आ गया, तो ये 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी कि 5 5 25 पंजे 125, 125, और चूंकि ऊर्जा इसलिए ये जूल रहेगा, तो 125 जूल इसका आंसर रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक किलोग्राम की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है। ऊंचाई आ गई ना, ऊंचाई आ गई, और द्रव्यमान दे रखा है। द्रव्यमान कितना दे रखा? 1 केजी। ठीक है, फिर यही लिखेंगे यहां पर। ठीक है, द्रव्यमान कितना दे रखा? 1 केजी। 1 किलोग्राम जो है द्रव्यमान दे रखा है। 30 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती, यानी कि जो ऊंचाई दे रखा है, ऊंचाई h जो दे रखा है, ऊंचाई h, ठीक है, वो कितना दे रखा है? 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर की जो है ऊंचाई दे रखा है, गिराई जाती है। तो किया गया कार्य बताना है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य बताना है। तो पूछा तो है इन्होंने कार्य, डायरेक्ट नहीं पूछा है कि स्थितिज ऊर्जा बताइए। लेकिन आप अपने दिल में सोचिए, जब ऊपर से कोई वस्तु ऊंचाई पे चली गई ना, तो वो गिरेगी, और जब गिरेगी तो कार्य तो करेगी, और वो जो कार्य होगा वो ऊर्जा के बराबर होगा। कौन सी ऊर्जा के बराबर होगा? मैंने बताया, जब भी कोई चीज अगर ऊंचाई पर स्थित है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा जरूर होती है। तो ये कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है स्थितिज ऊर्जा बताइए। स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी mgh। m कितना दे रखा है? 1 किलोग्राम। g कितना है? 10 होता है, और h कितना है? 30 है, यानी कि 300 जूल इसमें आंसर आ जाएगा। 3 दिन पेपर का हो चुका है। 3 दिन देखिए लगातार ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा पे सवाल आ रहा है, लेकिन एक भी बार ये नहीं कहा है कि स्थितिज ऊर्जा बताइए, सीधा वो कहता है कार्य बताइए। तो आप समझ सकते होंगे कि कैसे किया जाएगा। अगला है, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना शुरू करता है। स्थिर अवस्था से यानी कि जब भी कोई पिंड स्थिर अवस्था से चलेगा, ठीक है, कोई पिंड अगर स्थिर अवस्था से चलेगा तो उसका वो प्रारंभिक वेग होता है, और प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते वो 0 होता है। ठीक है, प्रारंभिक वेग जो होता है u यानी कि 0 से अपनी स्थिर अवस्था से चलना शुरू करता है, और 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेता है। यानी कि फिर कितना वेग हो जाएगा? वेग कह रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड, ये वेग हो जाएगा। ठीक है ना, और कितना हो रहा है? समय कितना दे रखा है? 2 सेकंड। कितना दे रखा है? 2 सेकंड दे रखा है, और कह रहा है त्वरण इनको बताना है। त्वरण, ठीक है, त्वरण बताना है कि त्वरण कितना है, ये बताना है। तो त्वरण बराबर क्या होता है? कल ही हमने बताया था कि भैया जैसे आपकी गाड़ी है, क्या है? गाड़ी। आप गाड़ी चलाते होंगे, तो गाड़ी आपकी 30 की स्पीड से चल रही है, क्या है? वेलोसिटी है, कोई ना कोई 30 की स्पीड से गाड़ी चल रही है। अब 30 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, उसको त्वरित कर दीजिए, यानी कि एक्सीलेटर ले लीजिए। जब आप एक्सीलेटर लोगे तो गाड़ी कहां पहुंच जाएगी? 60 पर पहुंच जाएगी। ये भी आपका कोई ना कोई वेग होगा। ठीक है, ये भी आपका कुछ ना कुछ वेग होगा।
तो गाड़ी 30 से 60 की स्पीड पे पहुंच चुकी है और ये कुछ करने में 5 सेकंड का वक्त या 10 सेकंड का वक्त लगा होगा। तो यानी कि त्वरण क्या होता है, जो वेग परिवर्तन होता है, वेग परिवर्तन बटे में समय, कितने समय में हो रहा, मान लो ये कितना परिवर्तन हो रहा है, 60 से 30, यानी कि 30 का परिवर्तन हो रहा है कितने सेकंड में, 10 या 5 सेकंड में, उससे भाग दे दिया जाता है। यहां भी यही चीज करेंगे। क्या दे रखा, त्वरण दे रखा है, ठीक है। त्वरण को ए से डिनोट करते हैं और इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन का मतलब हो गया जो गाड़ी का एक्सीलेटर लिया जाता है वो चीज। तो वेग परिवर्तन हो रहा, कहां से, 0 से 5 पहुंच रहा है ना, 0 से 5, तो यही परिवर्तन हो रहा है, यानी कि 5 में से 0 चला जाएगा और समय कितना, 2 सेकेंड, 2 हो जाएगा, तो 5/2 ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि भाग देंगे, जब इसको 5 को 2 से भाग दोगे तो 2.5 आ जाएगा, 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला दे रखा है, एक ग्रह का द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है। ध्यान दीजिएगा, एक ग्रह है, ठीक है, एक ग्रह ये दे रखा है, मान लीजिए पृथ्वी हो गई, क्या हो गई, पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी हो गई। और एक छोटा ग्रह है, कह रहा है एक ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/3 है, यानी कि छोटा ग्रह है जिसका अगर पृथ्वी का द्रव्यमान कितना, मान लो द्रव्यमान हो गया 3, तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1। तभी तो कह रहा है कि एक जो है क्या है, एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/3 है। पृथ्वी का 3 मान लीजिए, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि ये 1 हो गया। और त्रिज्या भी इसकी 3 मान लीजिए और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या इसकी 1 हो जाएगी, है। त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं, ये m हो जाएगा, ये r हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा। अब ये क्या कह रहा है कि g का मान, अगर एक जगह g का मान, यहाँ पृथ्वी पर g का मान g है, तो यहाँ पर g का मान पूछा गया है, ठीक है, कितना होगा। तो देखिए क्या होता है, आपको मालूम होगा g बराबर कितना होता है, g me/r², ये होता है, ठीक है। रेडियस e हटा दीजिए, e का मतलब अर्थ होता है, यानी कि पृथ्वी की, तो ये होता। तो देख रहे हैं कितना g है, g बराबर कितना, g रहा, और m कितना है, 3 है, और r² का मतलब 3 गुणा 3 है, यानी कि ये कट जाएगा, तो g बटे कितना आ गया, 3 आ गया। ये तो आ गया पृथ्वी का g, है ना। इधर इसका g अगर आप निकालोगे तो g बराबर g और 1 × 1 × 1, यानी कि g ही रहा, ठीक है। अब ये बताओ, इसका तो 1 है ना, कितना आया, इसका 1, और इसका आ गया पृथ्वी का कितना है, g 1/3 है, यानी कि पृथ्वी का 1/3 है, कम आ रहा है, ये कम है ना, पृथ्वी का कम आ रहा है, और इसका जो छोटा वाला है इसका ज्यादा जी आ रहा है। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि जो छोटा ग्रह होता है, जो छोटा ग्रह है, इसके जी का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, कितना होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, और इसका क्या होगा, कम होगा। तो यदि पृथ्वी का इतना है तो इसका कितना हो जाएगा, 1/3, तो वही 1/3 आपका हो जाएगा। 1/3 क्या हो जाएगा, ग्रह पर, इस ग्रह का पूछा गया जी कितना होगा। तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, इसका g डैश मान लीजिए, तो ये यहाँ पे जाएगा, तो 3g हो जाएगा बराबर में g, और इस g की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो g डैश बराबर कितना हो जाएगा, 3g, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्व का 3 गुना हो जाएगा। चूंकि मैंने कहा g ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे यदि केवल g रहेगा, पृथ्वी पर g रहेगा, तो ये 3g रहेगा, यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे केवल 1g है, तो यहाँ पे 3 गुना हो जाएगा, 3g, वही यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा कि ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1/3 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा डेविएशन टाइप है, इसीलिए आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अगर यहाँ पे डिजिट देता तो आपको आ जाता, लेकिन ये जो है 1-2 बार आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा अपने कलम से। फिर अगला कह रहा है, अगला ये कह रहा है, एक वस्तु A का द्रव्यमान B से दुगना है, तो A और B की गतिज ऊर्जा का अनुपात बताइए। ठीक है, एक वस्तु है A और दूसरी वस्तु है B, ठीक है।
एक वस्तु है A और दूसरी वस्तु है B, तो कह रहा A का द्रव्यमान B से दुगना है मास। इसका द्रव्यमान मान लो A का द्रव्यमान 2 है और इसका द्रव्यमान मान लो कितना है 1 है। हाँ, इसका द्रव्यमान 1 मान लो मास और इसका द्रव्यमान 2 मान लो। अब कह रहा काइनेटिक ऊर्जा का अनुपात बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक ऊर्जा A का मान लीजिए कितना, हाफ m1 यानी कि m v1 का स्क्वायर, और इसका काइनेटिक ऊर्जा B का कितना हो जाएगा, हाफ m और v। अब देखिए v तो सेम है, हाफ भी सेम है, केवल यहाँ पे मास रखना है 2 और यहाँ पे मास रखना है 1, तो रख देते हैं कि A कितना हो जाएगा 2 और ये KB कितना हो जाएगा 1। तो वही जो मास का द्रव्यमान होगा वही उसकी ऊर्जा का अनुपात हो जाएगा, यानी कि 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि केवल काइनेटिक ऊर्जा m पे डिपेंड करती, m अगर अलग अलग है तो उसकी जो है काइनेटिक ऊर्जा भी यानी कि गतिज ऊर्जा भी ये अलग अलग हो जाएगी। अगला है 3 समान प्रतिरोध जिसका मान जो है 6 ओम है, समांतर क्रम में लगाए गए हैं। ठीक है, समांतर क्रम में लगाए गए हैं। 3 प्रतिरोध हैं। मान लीजिए ये एक प्रतिरोध हो गया और यहाँ से A हो गया, यहाँ पे B हो गया, और ये दूसरा प्रतिरोध हो गया, यहाँ पर 6 ओम हो गया, यहाँ पर भी 6 ओम हो गया और यहाँ पर भी 6 ओम हो गया। ठीक है, ये ओम है, प्रतिरोध की जो यूनिट होती है ओम होती है। ये समांतर क्रम में लगा दिया। समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम का मतलब ये होता है A से B तक जाने के लिए जब अलग अलग रास्ता होता है। 3 देखिए रास्ते अलग अलग हैं, जब 3 रास्ते अलग अलग होते हैं तो वो समांतर क्रम में जुड़ा होता है। तो समांतर क्रम में क्या होता है, 1/r = 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है। रख देंगे तो 1/6 1/6 प्लस 1/6, 6 एलसीएम आ गया तीनों का, तो 1 1 1 इसको जोड़ लेंगे जब तो कितना आ जाएगा 3/6 यानी कि 1/2 आ जाएगा। तो 1/r = 1/2 आ जाएगा, यानी कि 2 इसका ये इधर गुणा r बराबर 2 आ गया, यानी कि प्रतिरोध कितना हो गया 2 ओम। ठीक है, प्रतिरोध कितना हो गया 2 ओम। फिर अगला कह रहा है 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले, 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले। ठीक है, अब देखिए क्या दे रखा, 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले। ये कह रहा 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले, तो ये ना सोचिएगा कि ये प्रतिरोध दे रखा है, 6 वोल्ट दे रखा। वोल्ट का मतलब विभव दे रखा, विभव। ठीक है, विभव कितना दे रखा है 6 वोल्ट। 6 वोल्ट विभव वाले, ठीक है, 6 वोल्ट विभव वाले एक स्रोत में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, यानी कि जो I है करंट वो कितना है 0.5 एम्पियर है। ठीक है, 0.5 एम्पियर है धारा प्रवाहित हो रही। स्रोत द्वारा प्रतिरोध को दी गई पावर बतानी है, पावर। ठीक है, पावर का मतलब हो गया वाट। ठीक है, पावर बराबर क्या होता है VI होता है। हम लोगों ने पढ़ा था क्या, जो पावर होती है, ठीक है, यानी कि जो पावर होती है वाट, ये इतनी होती है, तो दोनों का गुणा कर देंगे पावर, यानी कि 6 × 5 तो कितना आ गया 6 × 30, ये आ गई वाट। इतने वाट की जो है पावर जनरेट करेगा VI। ये हो गई तार वाली पावर, किसकी, तार वाली पावर। फिर है कौन सा कार्य नहीं है। पहला विकल्प देख पा रहे होंगे, पहला विकल्प है कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। अब कोई भी इंसान अगर अपने कंधे पे भार लेकर खड़ा है तो इधर उधर जा नहीं रहा है, तो उसका कार्य कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, जैसे कार्य क्या होता है, कार्य बराबर होता है F × D, यानी कि D का मतलब हो गया दूरी या डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स चाहे जितना लगा दीजिए, लेकिन अगर दूरी इधर उधर कोई चीज खिसकी नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, वो कार्य कितना हो जाएगा, 0 ही रहेगा, कार्य वो 0 रहेगा। यानी कि दूरी अगर 0 है तो 0 का F में गुणा कर दीजिए तो वो कार्य 0 ही रहेगा। मान लीजिए ये दीवार है, हम खूब इस पे बल लगा दे रहे हैं और दीवार अपनी जगह से खिसकी नहीं है, तो दीवार जब अपनी जगह से खिसकी नहीं है तो यानी कि कार्य क्या हो गया, कोई कार्य नहीं हुआ, 0 कार्य हुआ। ठीक है, कोई, तो वैसे ही कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है।
तो कपिल अपने कंधे पे 10 किलोग्राम भार लेके खड़ा हुआ है, तो खड़ा हुआ है तो यानी कि उसने कोई काम नहीं किया है क्योंकि खड़ा हुआ है। अगला ये कह रहा सचिन 4 किलोमीटर चलता है, चूंकि बंदा चला है इसलिए कार्य हुआ है, कुछ नहीं किया, अपनी बॉडी को तो ले गया ना, वो 50 किलो का होगा तो अपनी बॉडी को ले गया, वही सबसे बड़ा कार्य हो गया। फिर उसके बाद है कि एक कूली किसी बस से किसी कार तक का एक वजन ले जाता, कूली है वजन को एक कार से बस तक का ले जाता, वो भी एक कार्य होगा। अरुण मैदान पे क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट खेलने में भी दौड़ना पड़ेगा, वो भी कार्य हो गया, लेकिन जो खड़ा है वो कोई कार्य नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर अगला है संवेग की एसआई पद्धति कितनी है। संवेग, देखिए जब भी संवेग आएगा तो शायद आपको इसकी परिभाषा तो याद नहीं होगी। संवेग की परिभाषा क्या है? अगर संवेग की परिभाषा मोमेंटम कहा जाता है, ठीक है, इसको इंग्लिश में मोमेंटम कहा जाता है संवेग को। तो अगर इसकी परिभाषा नहीं याद तो कैसे याद रखेंगे? बंदूक की गोली याद रखिएगा। क्या? बंदूक याद रखिएगा, बंदूक। ठीक है, बंदूक याद रखिएगा। ठीक है, बंदूक याद रखिएगा। बंदूक में क्या होता है? एक तो द्रव्यमान होता है, ठीक है, और ये क्या होती है जब गोली चलती है तो दूसरी चीज आती है वेग। तो ये बंदूक में संवेग होता है। बंदूक में संवेग होता है क्या कि बंदूक की गोली आगे जाती है, बंदूक पीछे जाती है, तो चाहे गोली आगे जाएगी तब भी वेग होगा और चाहे बंदूक पीछे जाएगी तब भी वेग होगा और द्रव्यमान तो होगा। यानी कि इन्हीं दोनों का गुणा कर लीजिए, वही संवेग हो जाता है। क्या? द्रव्यमान गुणा वेग। तो इतनी चीज तो आपको याद रहेगी ना। बंदूक, संवेग किसमें होता है? बंदूक में होता है। बंदूक जो होती है संवेग संरक्षण का नियम का पालन करती है। तो संवेग क्या हो गया? द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान को किसमें नापा जाता है? द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाता है, तो किग्रा हो गया। और वेग को किसमें? वेग को किसमें नापा जाता है? मीटर प्रति सेकंड। ये एक प्रकार की चाल होती है। और चाल वेग, चाल क्या होती है? वेग क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, दूरी को किसमें नापोगे? दूरी को हमेशा मीटर में नापा जाता है और समय को किसमें नापोगे? समय को सेकंड में। तो चाल का मात्रक या वेग का मात्रक कितना हो जाएगा? वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड, वही हमने लिख दिया है। और द्रव्यमान, कोई द्रव्यमान है उसको किसमें नापोगे? उसको किलोग्राम में नापो, तो किलोग्राम में हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये आंसर हो जाएगा। तो संवेग की ये बीमा हो गई, मात्रक हो गया। त्वरण ऋणात्मक होने पे किसी पिंड का वेग घटेगा, बढ़ेगा, शून्य होगा, क्या होगा? त्वरण ऋणात्मक होने पर, त्वरण जब ऋणात्मक होगा, इसका क्या मतलब है? देखिए त्वरण ऋणात्मक होने का मतलब ये है, गाड़ी देखे होंगे, गाड़ी चलाए भी होंगे, गाड़ी में क्या होता है, जैसे हम लोग जा रहे हैं लेकिन गाड़ी जब रोकना तो एक्सीलेटर धीरे धीरे हम छोड़ते हैं ना, कम करते हैं, एक्सीलेटर को धीरे धीरे कम करते हैं। एक्सीलेटर को ही हिंदी में त्वरक कहा जाता है। तो जब हम एक्सीलेटर कम करते हैं तो उसे ही ऋणात्मक त्वरण कहा जाता है। एक्सीलेटर कम करते हैं तो ऋणात्मक त्वरण कहा जाता है ना। एक्सीलेटर जब हम लोग कम करते हैं तो उसे ऋणात्मक त्वरण कहा जाता है, और जब हम एक्सीलेटर खींचते हैं, तेज करते हैं, गाड़ी भागती है, तो उसे कहा जाता है धनात्मक त्वरण। तो ये कह रहा है कि त्वरण ऋणात्मक होने पे किसी पिंड का वेग क्या होगा? तो वेग भैया क्या होगा? आप जानते हो त्वरण जब धनात्मक होगा, यानी कि जब हम लोग त्वरण से खींचेंगे, ठीक है, जब त्वरण जो है धनात्मक होगा तो जब यानी कि खींचेंगे तो वेग क्या होगा? बढ़ेगा। वेग जो है बढ़ेगा, यानी कि गाड़ी जो है भागेगी। और फिर उसके बाद अगर त्वरण निगेटिव रहा, ऋणात्मक रहा, त्वरण अगर ऋणात्मक रहा तो फिर क्या हो जाएगा कि गाड़ी है, यानी कि हम लोग जो है एक्सीलेटर को कम कर रहे हैं, और एक्सीलेटर को जब कम करते हैं तो गाड़ी से धीरे से जाके क्या होगी? रुक जाएगी, यानी कि वेग उसका क्या होगा? कम हो जाएगा। तो वेग कम होगा। तो यही चीज आपसे पूछी है, जब त्वरण ऋणात्मक होगा तो वेग क्या होगा? कम होगा। हर चीज को प्रैक्टिकली समझिए ना तो बहुत आसान हो जाता है। ज्यादा किताबें पढ़ने के चक्कर में ना पढ़िए, ठीक है, जितना ज्यादा किताबें पढ़ेंगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो इससे बढ़िया थोड़ा सा प्रैक्टिकली नॉलेज लीजिए, प्रैक्टिकली, ठीक है। फिर अगला ये कह रहा है कि यदि 10 ओम है, 8 ओम है और 7 ओम है, कह रहा है कि 3 प्रतिरोध श्रेणी में मतलब जुड़े हैं। श्रेणी का मतलब ये हो जाता है कि यहां से A से B तक जाने में एक ही रास्ता हो,
जब केवल एक ही रास्ता होता है तो उसे श्रेणी क्रम कहते हैं, और अलग अलग जब रास्ते होते हैं तो उसे समांतर क्रम कहते हैं। तो कह रहा है कि कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो भैया हम इसको बताना चाहेंगे ऑप्शन से। इतना दे रखा P, 25 दे रखा है N, और 25 दे रखा है J, और 25 दे रखा ओम। अब आप बताओ, कोई भी बंदा होगा जो थोड़ी सी पढ़ाई करता होगा, 25 तो सब में दे रखा है ना, तो जोड़ने का कुछ मतलब बना? कुछ नहीं बना। उसका कहने का मतलब ये है कि आप R को किसमें नापते हो, तो R को किसमें नापते हो? हरदम प्रतिरोध को ओम में ही नापते हो, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आंख मूंद के मान सकते हो। बाकी पास्कल आपका कहाँ होता है? दाब का मात्रक होता है, ये तो होगा नहीं भैया। अगर दूध को मिलाओगे तभी तो दूध है तो आएगा ना, तो ये ओम को मिलाओगे तो ओम ही तो आएगा ना, कुछ और तो आएगा नहीं। तो ये पास्कल आएगा नहीं। न्यूटन तो बल का मात्रक होता है, ये भी नहीं आएगा। जूल ऊर्जा का मात्रक होता है, ये भी नहीं आएगा, यही आएगा। और अगर आप करना चाहते हैं तो R बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, यानी कि तीनों को जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा, 25 से आएगा। फिर अगला दे रखा है 350 न्यूटन। न्यूटन दे रखा है, न्यूटन सोच के ही आपको मालूम होना चाहिए क्या दे रखा है। न्यूटन 350 न्यूटन। न्यूटन का मतलब क्या है? ये बल है, ठीक है। न्यूटन का मतलब ये हो गया बल, ठीक है। एक बल 50 किग्रा के द्रव्यमान, यानी कि क्या दे रखा? द्रव्यमान दे रखा 500 केजी। जो केजी दे रखा उसी से हमने लिख लिया द्रव्यमान, यानी कि m, बल यानी कि F, ठीक है। इतना दे रखा है। लगाया गया इस स्थिति में उत्पन्न त्वरण बताइए। त्वरण का मतलब A की वैल्यू बतानी है, त्वरण की। अब आंसर फिर से हम लिखेंगे 7 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 7 मीटर पर सेकंड माइनस 2 दे रखा है, 1 दे रखा 1, ठीक है। और फिर पॉइंट MS माइनस 1। अब देखिए इसमें आप क्या इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर तो गिनती में सेम लिखा है। पूछ क्या रहा है? पूछ केवल ये रहा है कि त्वरण की केवल और केवल मात्रक बताइए क्या होता, बस। आपको सॉल्व करने की जरूरत थोड़ी ना है। आप जानते हैं त्वरण की विमा क्या होती है? वेग परिवर्तन बटे समय होता है। तो वेग की विमा क्या होती है? वेग एक प्रकार की चाल होती है। चाल का मतलब मीटर पर सेकंड होता है। चाल हमेशा किस में होती है? मीटर और सेकंड में होती है चाल, और बटे में समय है, फिर सेकंड हो जाएगा, तो मीटर रहेगा और सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 सेकंड हो जाएंगे। तो मीटर हो सेकंड स्क्वायर हो, लेकिन नीचे से जब ऊपर जाएगा तो मीटर और सेकंड माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे रहता है। नीचे से जब ऊपर जाता है तो सेकंड माइनस 2 हो जाता है, तो यही आपका विकल्प हो जाएगा। कल से आज तक देखिए त्वरण पे कितने क्वेश्चन बने हैं। कल से आज तक त्वरण पे ही क्वेश्चन बन रहा है। कल इसकी बीमा पूछी गई थी। मीटर को क्या लिखेंगे? L, सेकंड को क्या लिखेंगे? T, यानी कि LT माइनस 2, ये इसकी बीमा हो जाएगी। कल पूछा गया था, और कल से आज तक का इस त्वरण पे कितना क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। और अगर इसे सॉल्व करना चाहे तो भी आप लगा सकते हैं। F बराबर MA, F बराबर MA। F कितना है? 350 बराबर M कितना है? नोट कर लीजिए, और 500, और A काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, और इसको नीचे फेर दीजिए, काट दीजिए, और आपका 35/50 बराबर यही आ गया आपका, ठीक है। दुगना कर देंगे, ठीक है, दोनों ऊपर नीचे दुगना कर देंगे, ये आ जाएगा 70, नीचे आ जाएगा 100, ये 0 0 यानी कि दशमलव का 7 दे देगा। तो 7 आपको ढूंढना नहीं था, डायरेक्ट निशान मानना था, पेपर निकालना है, हल थोड़ी ना करना। अगर बिना हल करे पेपर निकल जाए तब फिर क्या फायदा, मजा है, ठीक है। तो बिना हल करे ही है, इसीलिए अब ऑप्शन लिख देते हैं कि ऐसे करना है वहां पर। अगला SI पद्धति में त्वरण की इकाई क्या है भैया? त्वरण की इकाई यही है, मीटर। डायरेक्ट पूछ ले, मीटर प्रति सेकंड माइनस 2, यही इसकी MKS पद्धति में इकाई होगी। देखिए कम से कम कल से 6-7 क्वेश्चन बन चुका है जो कि त्वरण पे पूछा गया, ठीक है। तो कहने का मतलब जो भी क्वेश्चन आ रहा है ना, उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछ रहा है। और रेलवे की ये आदत है, रेलवे नहीं, कोई भी पेपर जो होगा, जो कई पालियों में होता है, उसमें 2-3 दिन तक का एक ही टाइप के क्वेश्चन चलते हैं, ये गांठ मान लीजिए, ठीक है। तो आज के पेपर में इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है।
इतना ही है 19 तारीख। कल हम लोग फिर से आएंगे, 20 तारीख का पेपर सॉल्व करेंगे। उसमें सभी शिफ्ट के जो है पेपर में जो भी न्यूमेरिकल आएंगे उनको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो इतना पढ़ लीजिए।